लोपिका रसोई में डोसा बना रही होती है। तभी उसकी सास यामिनी वहाँ आती है और लोपिका को रसोई में डोसा बनाते देखकर हंसने लगती है। तभी लोपिका अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप हम पर क्यों हंस रही हैं? हमने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया बहू, मैं ये तेरी डिश पर हंस रही हूँ। क्यों माँ जी, हमारी डिश देखकर आप हंस क्यों रही हैं? मैं तो यहाँ बहुत खुशी खुशी आई थी ये देखने के लिए कि मेरी बहू क्या बना रही है, लेकिन फिर ये डोसा बना रही है। माँ जी, हमको डोसा बहुत पसंद है, आप भी खाओ, आपको भी पसंद आ जाएगा। अब बन रहा है तो खाऊंगी ही, पूरे दिन तो भूखी नहीं रह सकती ना। बहू तेरी बोली तो नेपाल की है और तू खाना साउथ इंडियन का बना रही है। माँ जी, क्योंकि अपने देश की चीज तो कोई भी बना लेती है, लेकिन जब हम दूसरी जगह की चीजों को बनाना सीख जाएं, तब लगता है कि आपके अंदर हुनर है, हुनर। लगता है तुझे साउथ की सब चीजों में डोसा सबसे ज्यादा ही पसंद है, तभी तो हर टाइम डोसा जरूर बनाती है। आप बिल्कुल सही बोल रही हो माँ जी, हमको साउथ का डोसा बहुत पसंद है, हमको इसको बनाना और खाना बहुत अच्छा लगता है। और हमको तेरे चेहरे की खुशी बहुत अच्छी लगती है। बना बना, तुझे जो बनाना है बना, ये घर भी तेरा ही है। माँ जी, मैं तो आपकी बोली नहीं सीख पाई ठीक से, लेकिन आप हमारी तरह बोलना जरूर सीख गई हैं। क्या करे बहू, अब जब दिन भर तेरे साथ रहूंगी तो थोड़ा तेरा भी तो असर पड़ेगा ना मुझ पर। चल अब तू बात कम कर और काम ज्यादा कर, वरना तेरा पति उठ गया तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगा। जी माँ जी, हम जाके अपना काम खत्म करती है। लोपिका इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है और यामिनी वहाँ से चली जाती है। लोपिका बेशक नेपाल से थी, उसकी बोली यामिनी की बोली से बहुत अलग थी, लेकिन यामिनी ने कभी लोपिका को एहसास नहीं होने दिया कि वो उनके यहाँ की नहीं है। उसने हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया, कभी किसी चीज के लिए उसको रोका नहीं। जो चीज लोपिका को बहुत अच्छी लगती थी, जिसके चलते वो अपनी सास की बात कभी नहीं काटती थी। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं और उसका पति यश नाश्ते की टेबल पर डोसा रखा देखकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, अपनी बहू को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जब देखो डोसा बना के बैठ जाती है। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात, उसे अच्छा लगता है तो वो यही बनाती है। और हमारी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका जब मन करे वो बना कर बैठ जाए और हमको वही खाना पड़े। ये क्या बात हुई? बेटा, उसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। वो कुछ गलत तो बना नहीं रही है, और ना कि तेल मसाले वाली चीज बना रही जिससे तेरी सेहत खराब हो। डोसा टेस्ट में भी अच्छा होता है और हल्का भी होता है। वाह माँ, कितनी सफाई से अपनी बहू की पसंद को अपना बना लिया। क्यों ना बनाऊं, मेरी बहू है ही इतनी प्यारी तो मैं इसका साथ दूंगी ही ना। मैंने तो ये सोच के एक नेपाली लड़की से शादी की थी कि नेपाली मिठाई बना बना कर मुझे खिलाएगी, लेकिन नेपाली खाना बनाने की जगह ये साउथ इंडियन खाना बना रही है। अब बस भी कीजिए यश जी, हमने इतने प्यार से बनाया है आपके लिए, आपको तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? जब दो औरतें मिल जाती है तो एक बेचारे आदमी की कहाँ चलती है। लाओ दो। यश की बात सुनकर यामिनी और लोपिका दोनों ही हंसने लगते हैं और उसके बाद सभी एक साथ मिलकर लोपिका बनाया हुआ डोसा खाते हैं। एक दिन लोपिका हॉल में बैठी सोच रही होती है। जैसे ही डोसा बनाने की बात करो, यश जी का तो मुंह ही बन जाता है। क्यों ना मैं आज डोसे के साथ साथ उनकी पसंद का कुछ और ही बना देती हूँ। उन्हें मोमो बहुत पसंद है, आज मैं उन्हीं के लिए वही बना दूंगी। लोपिका रसोई में जाती है और मोमो बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी यश ऑफिस से घर आता है और थककर सोफे पर बैठ जाता है। तभी लोपिका बाहर आती है और यश को देखकर बोलती है, आप आ गई, हम आपका ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें शादी करके इस घर में आए हुए काफी समय हो गया है। अब अपनी हिंदी में सुधार करो, वरना बाहर के लोग तुम पर हंसेंगे। आप तो हमेशा हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं, हमेशा हमें ही सुनाती रहती हैं, कभी हमसे प्यार से बात ही नहीं करती हैं आप तो। अरे मैडम, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। मुझसे ऐसे मत बोलो, समझने की कोशिश करो कि हम कैसे बात कर रहे हैं। हम कुछ समझ में नहीं आ रही है कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कर रही है नहीं, कर रहे हो बोलो। लड़के के लिए रही यूज नहीं करते। ठीक है, हम धीरे धीरे सीख जाएंगी। अब आप बताओ कि आप मोमो खाएंगी या नहीं? नहीं। मोमो? तुमने आज डोसा छोड़कर मोमो बनाया है? अरे फिर पूछने की क्या ही जरूरत, जल्दी से लेके आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ, मुझे खाकर बताना कैसी बनी है। बिल्कुल बताऊंगा। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। इतने दिनों बाद शाम को अच्छे मोमो खाने को मिलेंगे। लोपिका रसोई में जाती है और यश के लिए मोमो लेकर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या मोमो बनाए हैं।
मजा ही आ गया खाकर। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ बनाया करो, तो मैं क्यों ही ताना मारूंगा तुम्हें डोसे को लेकर। ठीक है, बना दूंगी, क्योंकि आपकी ही खुशी में तो मेरी खुशी है। तुम क्यों बैठी हुई हो? तुम भी अपने लिए नाश्ता लेके आओ, साथ में खाते हैं। जी अभी लेकर आती हूँ। लोपिका रसोई में जाती है और मोमो की जगह डोसा बनाकर लेकर आती है, जिसे देखकर यश बोलता है, ये तुमने कब बना लिया? तुमने तो नाश्ते में मोमो बनाए थे, फिर डोसा कहाँ से आया? मैंने आपको आपकी पसंद का नाश्ता कर दी ना, अब हम अपनी पसंद का नाश्ता करेगी। ये डोसा मैंने अभी ताजा बनाई है, डोसा पैटर्न में मैंने फ्रिज में रखी थी, बस बना दी। खाओ, तुम अपना डोसा खाओ, मैं तो अपने मोमो एंजॉय करूंगा। ठीक है, और मैं अपने डोसे को एंजॉय करूंगी। अब तो आप मुझे ताना भी नहीं मार सकती हैं। यश और लोपिका अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं और उस दिन के बाद से लोपिका अपनी पसंद का डोसा बनाने के साथ साथ कोई ना कोई नेपाली डिश भी बना लिया करती थी, जिससे वो भी खुश हो जाती और उसके परिवार वाले भी। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन लोपिका यामिनी के कमरे में जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अब तुझे क्या ही बताऊं बहू, अगर मैंने तुझे बताया तो तू हंसेगी मेरे ऊपर। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम आपके ऊपर कभी नहीं हंसेंगी। आप बताओ ना माँ जी। बहू, मुझे अभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ अलग वाली मिठाई खानी है जो मैंने कभी खाई ना हो। बस इतनी सी बात माँ जी, आप यहीं आराम से बैठिए, हम आपके लिए अभी अपनी तरफ से सबसे अच्छी मिठाई बना कर लाती है। रहने दे बहू, क्यों बिना बात ही परेशान होगी तू? नहीं माँ जी, आज पहली बार तो आपने हमसे अपनी पसंद की चीज बनाने को बोली है, हम तो जरूर बनाएंगे आपके लिए। पक्का? तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं माँ जी, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम अभी जाती है और अभी आती है। लोपिका रसोई में जाती है और नेपाल की सबसे फेमस मिठाई योमरी बनाती है। कुछ देर बाद वो उस मिठाई को लेकर अपनी सास के पास आती है और उसे खाने को देती है। मिठाई खाकर यामिनी का दिल खुश हो जाता है और वो बोलती है, बहू, ये मिठाई तो बहुत अच्छी है, कैसे बनाई तूने? इसका नाम क्या है? माँ जी, इसका नाम योमरी मिठाई है। ये नेपाल में पूजा पाठ में ज्यादा बनाया जाता है। ये चावल के आटे से बनती है, इसमें मीठा मेवा और बहुत सारी चीजें डालकर बनाई जाती हैं। किसी दिन सबके सामने बनाएंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसे बनती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो जरूर सीखूंगी ये मिठाई कैसे बनती है, और आज के बाद हमारे घर में हर पूजा पाठ में यही मिठाई बनाई जाएगी। थोड़ी अलग भी है और स्वादिष्ट भी है, एक बार खाएगा जो वो खाता ही रह जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, मुझे भी डोसे के साथ साथ ये मिठाई बहुत पसंद है। फिर क्या, डोसे के साथ साथ जब भी तेरा मन करे ये भी बना लिया कर। अपनी सास की बात सुनकर लोपिका खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से वो अपने डोसे के साथ साथ खाने में अपने ससुराल वालों के लिए अच्छी अच्छी नेपाली डिश भी बनाती थी, जिससे वो भी खुश थे और उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। राधिका अपने दो छोटी बहनों के साथ सड़क के किनारे एक टेंट में रहती थी। तीनों अनाथ थी। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद राधिका ही अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठा रही थी। वो मंदिर के बाहर पूजा के फूल बेचने का काम करती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन रानी उसके पास आती है। दीदी, ठंड बहुत हो रही है, रात में नींद नहीं आती। हम सोने वाले 3 हैं और चादर एक है, ठंड नहीं जाती उसमें। हाँ रानी, मैं जानती हूँ कि ठंड बहुत हो रही है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। दीदी, जल्दी ही हमारे लिए एक अच्छा सा कंबल ले आओ, वरना ठंड में हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ रानी, मैं ले आऊंगी, आज ही ले आऊंगी। आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारी किसी बात को मना किया है जो आज करूंगी? दीदी, हम लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, हमारी वजह से आपको कितनी दिक्कतें होती है ना। नहीं रानी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में है ही कौन? दीदी, माँ और पिताजी के जाने के बाद हम तीनों बहनें अनाथ ही हो गई हैं, लेकिन ये आप माँ बनकर हमारे ऊपर बड़े का साया बनाए रखा, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगी, क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। अब मैं मंदिर जा रही हूँ, वरना देर हो जाएगी मुझे। राधिका इतना कहकर मंदिर चली जाती है और बगल में अपनी एक छोटी सी फूलों की दुकान लगाकर बैठ जाती है। कड़कती ठंड में उसे जमीन पर फूल लगाए बैठी देख मंदिर जा रही एक मीनू नाम की औरत उससे बोलती है, बेटी, तुम यहाँ फूल क्यों लगाती हो? कहीं आसपास दुकान क्यों नहीं ले लेती हो? आंटी जी, मंदिर के बाहर बैठने की जगह मिल गई, वही बहुत है।
कम से कम यहाँ बैठने के पैसे तो नहीं देने पड़ते हैं ना। लेकिन बेटी ठंड बहुत हो रही है, ऊपर से ये ठंडी हवा चल रही है, ऐसे खुले में बैठोगी तो बीमार हो जाओगी। आंटी जी, अब तो मुझे आदत सी हो गई है इस ठंड को बर्दाश्त करने की। अपनों को सुखी रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। फिर भी बेटी, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो अपनों का कहाँ से रखोगी। जी आंटी जी, आप जो बोल रही हो सही बोल रही हो। अगर सच में आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है और आप मेरी मदद भी करना चाहती हैं, तो मुझसे थोड़ा ज्यादा फूल माला खरीद लीजिए। राधिका की बात सुनकर मीनू को उस पर दया आ जाती है और वह उससे सारे फूल खरीद लेती है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे भी दे देती है। राधिका पैसे पाकर बहुत खुश होती है और दुकान पर जाकर एक नया कंबल खरीदकर अपनी बहनों के पास जाती है। दीदी, आप इतनी जल्दी कंबल ले भी आई? ये कंबल कितना सुंदर है। तुम्हें पसंद आ गया? मैं तो यही सोचकर खुश हूँ। दीदी, पसंद क्यों नहीं आएगा? आप इतने प्यार से जो ले आई है। लेकिन दीदी, आप हमारे लिए कंबल तो ले आई, लेकिन आप अपने लिए शॉल नहीं लाई। आपको भी तो ठंड लगती होगी ना। अगर मैंने इनको बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोनों चीजें ला सकूं, इसलिए मैं सिर्फ कम्बल लेकर आई हूँ, तो ये लोग कम्बल नहीं लेंगी। बोलिए ना दीदी, आप चुप क्यों हैं? आपने अपने लिए शॉल क्यों नहीं ली? वो क्या है ना कि मैं तुम लोगों की तरह भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मुझे इतनी ठंड नहीं लगती है कि मुझे शॉल ओढ़कर बैठना पड़े। दीदी, आप हमें बुढ़िया बोल रही है? अब ठंड है तो लगेगी ही ना, उसमें बूढ़े और जवान की क्या बात है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन सच में मुझे ठंड नहीं लगती है, इसलिए नहीं लाई। जब लगेगी तब ले आऊंगी। पक्का ना? आप झूठ तो नहीं बोल रही है ना? नहीं रानी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ टाइम बाद तीनों बहनें एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरे की धुंध की चादर पड़ी होती है। तभी एक शंकर नाम का आदमी सोल ओढ़े मंदिर में दर्शन के लिए जाता है और राधिका से बोलता है, भगवान को चढ़ाने के लिए मुझे फूल दे दो। आपको कितने फूल चाहिए? फूल ही चाहिए या माला भी? एक काम करो, तुम मुझे अच्छे और ताजे फूलों की एक बड़ी सी माला बनाकर दे दो। आज मेरा बहुत बड़ा काम है। मैं माता रानी को फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तो फिर एक नहीं 4 माला ले लीजिए और बाकी जगहों के लिए फूल ले लो, क्योंकि इस मंदिर में 4 बड़ी मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों पर माला चढ़ा देना और बाकी जगह फूल। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो या मुझे पागल समझती हो? मालिक, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी। इतने बड़े मंदिर में एक ही माला चढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने आपको इतना कुछ दे रखा है, आप उनके लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मुझे पता है तुम ये सब भगवान के लिए नहीं बल्कि अपनी कमाई के लिए कर रही हो। यही मान लीजिए, लेकिन इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? नुकसान कैसे नहीं हो रहा? मैं जितने फूल और माला लूंगा मुझे उतने पैसे तो देने पड़ेंगे ना। और जब मेरा एक ही माला में काम हो जाएगा तो मैं उसे 3 क्यों लूं? मैंने बहुत लोग देखे, लेकिन आपके जैसा कंजूस इंसान नहीं देखा जो भगवान की चीजों में मोल भाव कर सकता है। वो क्या ही करेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेइज्जती कर सको? रखो अपनी माला अपने पास, मुझे तुमसे माला नहीं लेनी है। मुझे भी ना आपको कोई सामान नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत ही कंजूस इंसान हो जो भगवान जी की चीजों में भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो। राधिका की बात सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आता है। शंकर गुस्से में गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। गाड़ी में बैठते हुए उसका सोल जमीन पर गिर जाता है। उस पर कुछ कीचड़ लगा होता है। शाम को घर जाते हुए राधिका की नज़र उस सोल पे पड़ जाती है और वो चुपचाप उस सोल को अपने घर लेकर चली जाती है और उसे धोकर इस्तेमाल करने लगती है। अगली सुबह शंकर दोबारा से मंदिर की तरफ दर्शन करने आ रहा होता है। तभी उसकी सड़क पर एक टेंट दिखाई देता है जिसमें राधिका अपनी बहनों के साथ बैठी ठंड से कांप रही होती है। तभी वो गाड़ी रोककर उनके पास जाता है। उस दिन तो तुम बहुत जुबान चला रही थी और आज मेरी ही शॉल ओढ़कर बैठी हो। अब शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें किसी और की चीज का इस्तेमाल करते हुए? देखिए, मुझे ये शॉल ना कीचड़ में मिली थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये शॉल आपकी है। जब आपने इसे कीचड़ में फेंक दिया था तब आपको याद नहीं था कि ये आपकी शॉल है? उस समय मैं जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया था, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। औकात कुछ भी नहीं है तुम्हारी, लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है तुम्हारी। ना मैंने उस दिन कुछ गलत बोला था और ना ही मैं चोर हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो अपनी शॉल लेकर जा सकते हो। बिल्कुल ले जाऊंगा। जिस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती करी हो
उसकी मैं कोई मदद नहीं करूँगा। मालिक, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपका दिल ना बहुत छोटा है। आप वैसे भी किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। राधिका इतना कहकर शॉल उठाकर शंकर को दे देती है। शंकर जैसे ही शॉल ओढ़कर पीछे मुड़ता है, सामने अपनी बीवी को खड़े देखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मीनू होती है, जिसने राधिका की मदद करी होती है। तभी वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो इस लड़की से मिलने आई थी। बेचारी इतनी गरीब होकर भी सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है। सर पर छत नहीं है, लेकिन अपनी बहनों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम इसे कैसे जानती हो और कब मिली इससे? मैं रोज जब मंदिर आती थी तब इससे मिलती थी। आज मैं इसके लिए कुछ खाने का सामान और गर्म कपड़े लेकर आई थी देने के लिए, क्योंकि आज ससुर जी का जन्मदिन है और उन्हें गरीब लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी लड़की से मिलकर इसे ये सारा सामान दे दूं। इसी बहाने उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन इस गरीब को ये सब देने की जरूरत नहीं है। हम ये सब चीजें किसी और को दे देंगे। आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज जो मैंने देखा उसकी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? यही कि आप कितने कंजूस हैं। कंजूस तो आप पहले भी थे, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा नहीं करते थे जैसा आपने आज इस लड़की के साथ किया है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता नहीं है कि इसने मेरी कितनी बेइज्जती की है? क्या कुछ नहीं सुनाया इसने मुझे सबके सामने? मेरी पत्नी होकर तुम मेरा नहीं बल्कि इस लड़की का साथ दे रही हो। मुझे सब पता है। ड्राइवर ने मुझे सब बता दिया था, जो आपने इसके साथ किया और इसने जो आपके साथ किया। आप खुद सोचकर देखिए कि आपने जो किया इस लड़की के साथ वो सही था। अपनी पत्नी की बात सुनकर शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों मिलकर ठंड में बिना माँ बाप की तीनों बेटियों को एक मसीहा बनकर सहारा देते हैं और उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। जानकी का बेटा मोहन अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है, जिससे जानकी नाराज थी। अब इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था और जानकी ना तो अपने बेटे मोहन से ठीक से बात करती और ना ही अपनी बहू चमेली से। अरे जानकी कहाँ है तू? अरे तू यहाँ राम नाम जपती रह जाएगी, वहाँ तेरी बहू को मोहल्ले के रावण उठा ले जाएंगे। ये तो क्या बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया है मेरी बहू ने जो तू ऐसी ओछी बातें कर रही है? बल्कि ये पूछ क्या नहीं किया तेरी बहू ने। देख, मोहल्ले के बूढ़े तो बूढ़े, जवान बच्चे सब तेरी बहू को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कहीं की मिस इंडिया आ गई हो। और तेरी बहू भी स्लीवलेस ब्लाउज में क्या कहर ढा रही है। जानकी अपनी पड़ोसन की बात सुनकर जब बालकनी में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहू सुबह सुबह सज धज कर बालकनी में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी। बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? इधर आ। इतनी सुबह ये सज सवर के बालकनी में इधर उधर क्या कर रही है? नीचे इन लोगों की भीड़ क्या तूने ऑटोग्राफ देने के लिए जमा करी है? माँ जी, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। मैं तो मेरी उनसे बात करने में लगी थी। क्यों? रात में तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो क्या, जो इतनी सुबह सुबह तुम दोनों को फोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है? माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। मैं घर में ही बात कर लिया करूंगी। जरा एक नजर नीचे भी देख और अपने सुखिया को देख। वैसे तो उसकी आंखों में मोतियाबिंद का चश्मा लगा रहता है, लेकिन आज वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है। देख जानकी, मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, तेरी ये बेशरम बहू जब से मोहल्ले में आई है, मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका है। चल नीचे आ। विमला, तू तो मेरा हाल जानती ही है। अगर मेरा बेटा मेरी सुनता तो ये मेरी बहू बिल्कुल नहीं होती। इतनी बेशरम है ये, इसकी बेशर्मी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जब ये मेरे भाई के सामने सर पे से पल्लू गिराकर घूम रही थी। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि इसे मेरे घर में ज्यादा दिन नहीं रहना है। जानकी तो अपनी बहू के खिलाफ थी ही, लेकिन जानकी की बेशरम बहू इतने पर ही कहाँ रुकने वाली थी। देर शाम जब जानकी और विमला बाजार जा रहे होते हैं तो चमेली भी अपनी सास के साथ बाजार जाने की जिद करती है। अरे जानकी, ये इतना जिद कर रही है तो ले चल इसे भी साथ में। वैसे भी इसे घर में रखना तेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। तेरे ना रहते इसने कुछ कर दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तब तो। ठीक है, चल ले हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ तो तू आएगी, लेकिन तेरे सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये लीजिए माँ जी, कर लिया मैंने घूंघट। अब चलते हैं।
अब सास बहू और पड़ोसन तीनों मिलकर बाजार पहुंचते हैं। लेकिन बाजार पहुंचने तक चमेली का घूंघट तो क्या, कमर से साड़ी का पल्लू भी हट चुका था। अरे जानकी देख देख, मेरे पीछे बूढ़े तो छोड़, लड़कों की लाइन लगी हुई है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि विमला भी किसी से कम नहीं है। ये लड़के बूढ़े तेरे पीछे नहीं बल्कि मेरी बेशरम बहू के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं। ऐसा क्या? मैं तो बिना मतलब इतना भाव खा रही थी। वैसे एक बात सच कहूँ, अगर तेरी बहू यहाँ नहीं होती तो इनके पास दूसरा ऑप्शन मैं ही थी। अब तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मैं तो यही देख रही थी कि तेरे पर अगर दिल हारे तो हारे कहाँ। ना तो तेरा फिगर है, ना तो तू 25 की रही, और कुछ दिन बाद तो तेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। ये दांत वात तो रहेंगे भी नहीं तेरे। अभी तू मुझ पर से ज्यादा अपनी बहू पर ध्यान देगी तो तेरे लिए ही अच्छा होगा। अरे जानकी, तेरी बहू कहाँ गई? दोनों जब आपस में बात करने लगते हैं, इतने में ही जानकी की बहू चमेली इधर उधर निकल जाती है। अब दोनों ही चमेली को ढूंढने लग जाते हैं। अरे कहाँ गई तेरी बहू? मुझे तो उसे अकेला छोड़ते हुए भी डर लग रहा है जानकी। तेरे साथ मेरी इज्जत भी मिट्टी में न मिला दे। अरे विमला, वो देख, वो मेरी ही बहू है ना। देख तो किसी लड़के से लगी हुई है, कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है, जैसे उसे कितने दिनों से जानती है। हाँ, ये तेरी ही बहू है। अब यहाँ खड़े होने का फायदा नहीं है, जल्दी चल, इससे पहले कि कुछ हो जाए। अब जानकी और विमला वहाँ पहुँचती हैं, तो चमेली उस लड़के को जाने के लिए कह चुकी थी और दोनों के पहुँचने से पहले ही वो आदमी वहाँ से जा चुका था। अब विमला और जानकी भी बाजार से बिना कुछ लिए ही वहाँ से चले आते हैं। बहू, तू आज के बाद बालकनी में नजर मत आइयो, और ना ही तू घर से बाहर कदम रखेगी। किसी बाहरी मर्द से बात करते हुए दिख मत जाइयो तू, समझी? लेकिन माँ जी, मेरी गलती क्या है? वो तो बस मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और मैंने भी उसे एड्रेस बता दिया, बस इतना ही तो था माँ जी। वो भी तेरी सास है और तू उसकी बहू, तो बहू अपनी सास कभी सोच समझ कर चल। विमला, तुझे भी मैं बता देती हूँ, तुझे अगर मेरी बहू पे किसी भी तरह का शक हो तो तू आकर मुझे बता जाइयो। तो इस पर नजर रख, मैं तो इस बेशरम औरत से परेशान हो गई हूँ। विमला भी अब ज्यादा से ज्यादा जानकी के बहू चमेली पर नजर रखा करती और जानकी को आकर सारी बात भी बता दी थी कि आज उसकी बहू बालकनी में कितनी देर खड़ी रही, किसे देखती रही। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन चमेली के चाल चलन में बदलाव कहाँ आना था। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? अभी तेरा कौन सा नया ड्रामा है? किसे कहूँ मोहन भी घर पर नहीं है। अरे विमला, ओ विमला, जल्दी आ, देख मेरी बहू बेहोश हो गई है। अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हो गया अचानक इसे? तूने इसे किसी के साथ देख तो नहीं लिया? हो सकता है ये उसी मारे नाटक कर रही हो। अब जानकी और विमला चमेली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर चमेली को देखने के बाद 2-3 टेस्ट लिखता है और कुछ देर बाद जब पूरा चेकअप हो जाता है और रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर जानकी और विमला को अपने कैबिन में बुलाता है। देखिए माता जी, आपकी बहू दूसरी बार माँ बनने वाली है, तो उन्हें कमजोरी तो होनी ही है ना। आप दोनों सही समय पे लेकर आए हो इन्हें, बाकी सब ठीक है। दूसरी बार माँ बन रही है? जानकी, तेरी बहू और तूने मुझसे ये बात छुपा कर रखी? अरे मुझे तो खुद नहीं पता इसका पहला बच्चा कहाँ है। आज से 3 साल पहले आपकी बहू आई थी हमारे पास। इनके पेट का बच्चा मर चुका था, ऑपरेशन करके निकालना था। उस वक्त इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इनके शरीर को रिकवर होने में 3 साल लगे। देखिए, ये आप क्या कह रहे हैं? 3 साल पहले मेरी बहू आई, उसका बच्चा पेट में ही मर गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैं भी तो ये सुनकर हैरान हूँ कि अगर तेरी बहू 3 साल पहले माँ बनने वाली थी तो वो बच्चा किसी और का था। हे प्रभु, ये मेरी पड़ोसन जानकी को कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अरे चुप कर जा, ये हॉस्पिटल कोई मेरे बाप का नहीं है, तो बाकी खबर बाद में ले लियो। तभी जानकी का बेटा मोहन भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, अब चमेली कैसी है? जैसे ही आपने बताया मैं तो भागा भागा आ गया। वो उधर है, तू जा उससे मिला। मैं इतने डॉक्टर साहब से बातें कर रही हूँ। अरे ये इनके पति है, लेकिन उस समय तो कोई और ही था। आपके बेटे की दूसरी शादी है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बस इतना बताने के लिए काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला चल ना, अब बताती हूँ मैं अपनी इस बेशरम बहू को
ये बेशर्म ही नहीं बल्कि तो इसका कैरेक्टर भी ढीला है। अब जानकी चमेली को घर तो लाती है, लेकिन सबके सामने सच्चाई आने के बाद ही जानकी अपनी बहू को घर से निकल जाने को भी कहती है। माँ, ये रिपोर्ट झूठ नहीं कह रही है, ये सच में चमेली की है। वो आज से 3 साल पहले माँ बनने वाली थी। चमेली, मेरी माँ कहती रही कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब इसे जाने दे। अगर अब भी तू इसे यहाँ रखना चाहता है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मोहन को भी जब चमेली के सच का पता चलता है तो वो अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला लेता है। और चमेली, जो कि बेशर्म थी ही, वो भी अपने मायके जाने के कुछ ही महीने बाद दूसरी शादी कर लेती है।